आखिर क्या है सिंधु नदी का वो समझौता जहां 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बन गया। भारत के इतिहास की सबसे खूनी जंग हो गई, लेकिन यह समझौता नहीं टूटा। पर अब कैसे टूट गया? इसी राज को ढूंढते जो पिछले 65 सालों से दफन है, देखते हैं कि क्या 1960 में भारत ने साइन करते वक्त कोई गलती की थी। आखिर क्यों पाकिस्तान को लगता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डर दिखा के वो भारत को मजबूर कर सकता है। आइए देखते हैं क्या है भारत का वो महान कानूनी हथियार जिसके सामने पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका और यूरोप की चमक भी फीकी पड़ जाती है। साथियों, विषय थोड़ा गहरा है, पर हर भारतीय को यह समझना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025, जगह पैसारंग, कश्मीर। लगभग 6 उग्रवादी आते हैं और वहां मौजूद 26 भारतीयों की नृशंस हत्या कर भाग जाते हैं। इस आतंकी घटना की सीधी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से संबंध रखने वाले TRF, जिसका पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, लेता है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस घटना का सीधा संबंध पाकिस्तान से है, क्योंकि सैकड़ों आतंकवादी पाक अधिकृत कश्मीर में रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और वहीं से भारत में घुसपैठ भी करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह बात सारे विश्व को पता है कि मासूमों की हत्या करने में निपुण लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। साथियों, इस वीडियो में हम मीडिया के शोरगुल से दूर तर्कों की दुनिया की एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे और ऐसे कई नए पहलुओं को देखेंगे जो शायद आपकी आंखों से अभी तक ओझल थे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में कई ठोस निर्णय लिए, पर उन सारे निर्णयों में जो सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, वो है ऑपरेशन सिंदूर, इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना। अब इस निर्णय के बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और पाकिस्तान सरकार हर जगह यह कहते घूम रही है कि भारत का इंडस वाटर समझौते को सस्पेंड करना गलत है और गैर कानूनी है। तो जी, सारी कहानी के केंद्र में जो प्रश्न आता है वो ये है कि क्या भारत इस इंडस वाटर समझौते को एक पक्षीय रूप से, यानी कि यूनिलैटरली सस्पेंड कर सकता है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि इंडस वाटर समझौते के महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं। तो जी हाँ, ऐसा है कि इंडस वाटर ट्रीटी में कुल मिला के 12 आर्टिकल और 8 एनेक्सर्स हैं और इस ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य है दोनों राष्ट्रों यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य पानी का बंटवारा करना और इसके उपयोग को नियंत्रित करना। इन 12 में से मुख्यतः 5 आर्टिकल समझना हमारे लिए आवश्यक है। पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है नदियों का बंटवारा। इंडस वाटर ट्रीटी की कहानी 6 नदियों यानी कि रावी, व्यास, सतलज, सिंधु, झेलम और चिनाब की कहानी। इस समझौते में रावी, व्यास और सतलुज को ईस्टर्न रिवर कहा गया है और इसके पानी के उपयोग का संपूर्ण अधिकार भारत को दिया गया है। पर ध्यान दीजिएगा कि इन 3 नदियों में पानी का औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि दूसरी ओर सिंधु, झेलम और चिनाब को वेस्टर्न रिवर कहा गया है। इसके पानी के इस्तेमाल का संपूर्ण अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। और ध्यान रहे कि इन 3 नदियों में पानी का औसत वार्षिक प्रवाह 135 मिलियन एकड़ है। तो भाई साहब, अगर आप दोनों ही ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर के टोटल पानी के फ्लो को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि इंडस वाटर समझौते में 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया, जबकि भारत को मात्र 20% पानी के इस्तेमाल का अधिकार मिला है। अब इस तथ्य को याद रखिएगा, यह बात हमारे आगे काम आएगी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर भारत द्वारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने को लेकर। भारत वेस्टर्न रिवर्स पर यानी कि इंडस, झेलम और चिनाब पर सिर्फ रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं ही बना सकता है, जिसका अर्थ है कि भारत पानी से बिजली तो बना सकता है लेकिन बांध बनाकर पानी रोक नहीं सकता। अब इस समझौते का तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है
एक स्थायी सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन की स्थापना करना। इस कमीशन का मुख्य कार्य यह देखना है कि इस ट्रीटी में लिखे गए प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं, या फिर अगर कोई समस्या आ रही है तो उसे दूर करना ही इसका मुख्य कार्य है। इस कमीशन में दोनों देश के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके प्रमुख कार्य हैं एक दूसरे को जरूरी हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना, छोटी मोटी समस्या का आपस में हल निकालना और इसके लिए टाइम टाइम पर मीटिंग करते रहना। इस समझौते का चौथा सबसे खास प्रावधान है कि इंडस वाटर ट्रीटी के क्रियान्वयन में अगर दोनों देशों में कोई विवाद हो जाता है तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मैकेनिज्म यानी विवाद को सुलझाने का विस्तृत तरीका बताया गया। इस प्रावधान के अनुसार इसमें विवाद के निपटारे के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। अगर कोई विवाद होता है तो सबसे पहले स्तर पर उसे इंडस वाटर कमीशन के समक्ष सुलझाया जाएगा। अगर यहां बात नहीं बनी तो दूसरे स्तर पर दोनों देश मिलकर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएंगे और वहां मामले को सुलझाएंगे। मामला सुलझ गया तो ठीक, नहीं तो तीसरे चरण में दोनों देश आपसी सहमति से किसी आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएंगे। पांचवा और आखिरी महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हर पाकिस्तानी को याद हो गया है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 12 सब क्लॉज 4, जिसके तहत इस ट्रीटी को केवल दोनों देशों की सहमति से ही बदला जा सकता है। इसी 5वें प्रावधान के मद्देनजर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इंडस वाटर समझौता भारत एक तरफा समाप्त नहीं कर सकता और भारत ने ऐसा करके गलत किया है। इंडस वाटर ट्रीटी के महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझने के बाद आइए हम इस मुद्दे को थोड़ी गहराई से समझते हैं। किसी भी बात को सही या गलत कहना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार सत्य स्वयं देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है। पाकिस्तानियों को भारत का यह कदम गलत लगेगा, जबकि भारतीयों को यही कदम सही लगेगा। अब इस बात की परख करने के लिए हमारे पास 2 ही तार्किक आधार हो सकते हैं। पहला है लीगल और दूसरा मोरल। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने की खबर सुनने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब अपने आर्मी चीफ के साथ रात में निहारी खा रहे होंगे तो यह बात जरूर हुई होगी कि इंटरनेशनल लॉ के तहत जी हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना, ऑप्शन 2 वर्ल्ड बैंक के पास जाना और ऑप्शन 3 यूनाइटेड नेशंस में जाकर गुहार लगाना। नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान फर्स्ट ऑप्शन, क्या पाकिस्तान भारत को किसी इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा सकता है? अब इसके लिए पाकिस्तान के पास मुख्यतः 2 कोर्ट का ऑप्शन है। पहला है ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा है PCA यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये दोनों ही कोर्ट नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि पाकिस्तान भारत को इन दोनों में से किसी भी कोर्ट में लेकर नहीं जा सकता। अब देखिए, ICJ नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता है। जैसे भारत में आपको कोई समस्या हुई तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं, पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी मामला दोनों विवादित देश के आपसी सहमति के बाद ही लाया जा सकता है। और भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को ICJ में लेकर जाने के लिए ना तो पहले कभी अपनी सहमति दी थी और ना ही अब देने वाला है। अब आते हैं कोर्ट नंबर 2 यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर। तो क्या पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकता है? तो जी जवाब है नहीं जा सकता है। पर आखिर क्यों? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का उल्लेख तो इंडस वाटर समझौते में भी है और 2013 में जब भारत किशन गंगा नदी, जो कि झेलम की एक सहायक नदी है, उस पर बांध बना रहा था तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया। तो भारत और पाकिस्तान दोनों परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए थे। तो अगर तब जा सकते हैं तो अब क्यों नहीं जा सकते? तो जी ऐसा है कि इंडस वाटर समझौते के आर्टिकल 12 और अपेंडिक्स G के अंतर्गत आप सीधे मुंह उठाकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने के 2 ही रास्ते होते हैं। पहला है इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा रास्ता। ट्रीटी ये कहती है कि यहां आने से पहले आपको इंडस वाटर कमीशन में जाना था, उसके बाद एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के पास जाना था और जब ये दोनों ही जगह पर मामला न सुलझ पाए
तब जाकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आना था। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के साथ ही इंडस वाटर कमीशन भी समाप्त हो गया है और इंडस वाटर ट्रीटी के सारे प्रावधान भी निष्प्रभावी हो गए हैं। तो ये ट्रीटी का रास्ता तो हो गया बंद। अब दूसरा रास्ता है, भारत और पाकिस्तान अपनी सहमति से भी इस विवाद को निपटाने के लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना चाह सकते हैं। पर ऐसे हालात में एक बात तो तय है कि भारत अपनी सहमति कभी नहीं देगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के दूसरे ऑप्शन की, जो है वर्ल्ड बैंक के पास जाना। तो भाई जी, प्रश्न ये बनता है कि क्या वर्ल्ड बैंक भारत को अपना निर्णय वापस लेने के लिए बाध्य कर सकता है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है, नहीं कर सकता है। और इस वर्ल्ड बैंक वाली बात की शुरुआत कहां से होती है? सन 1960 में इस ट्रीटी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मिलिट्री शासक अयूब खान ने अपने दस्तखत किए थे और वर्ल्ड बैंक ने इस इंडस वाटर ट्रीटी निगोशिएशंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिएटर यानी कि एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। और ध्यान रहे, आज भी वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक मीडिएटर की भूमिका ही निभा सकता है और जैसे ही मीडिएशन शब्द आता है, दोनों ही देशों का कंसेंट अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए भारत पाकिस्तान के एक्सप्रेस कंसेंट के बगैर वर्ल्ड बैंक इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं सुना सकता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। और जी एक बार फिर कि ऐसे हालातों में भारत तो अपना कंसेंट देगा नहीं, तो पाकिस्तान के वर्ल्ड बैंक जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। अब देखते हैं पाकिस्तान के आखिरी ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस में जाने के संदर्भ में। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जा सकता है और वहां उसे दो दरवाजे मिलेंगे। पहला दरवाजा है जनरल असेंबली। यह यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक ऐसी संस्था है जिसमें यूनाइटेड नेशन के सारे सदस्य देश इसका हिस्सा होते हैं और यहाँ दुनिया के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा होती है और फिर रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस की वैल्यू रजत शर्मा जी के शो आपकी अदालत में बैठे उस जज की तरह होती है जो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में यह दरवाजा पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं है। पाकिस्तान के पास दूसरे दरवाजे को खटखटाने का ऑप्शन है जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। यह यूनाइटेड नेशन की सबसे ताकतवर संस्था है जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जी हाँ, पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष अपनी बात रख सकता है। और उसके बाद क्या होगा, चलिए इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन का मुद्दा उठाने के बाद इसे 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहला स्टेज है, इस मुद्दे को सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर्मल एजेंडे के रूप में स्वीकार किया जाना होगा। इसके लिए 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों को पाकिस्तान के पक्ष में वोट करना अनिवार्य है। एक बार अगर यह मुद्दा फॉर्मल एजेंडा बनने में सफल रहा तो दूसरा स्टेज है डिस्कशन। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और भारत और पाकिस्तान दोनों को ही अपनी दलील सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। फिर आता है तीसरा स्टेज। तीसरे स्टेज में सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णय को रिजोल्यूशंस के रूप में पास करने के लिए वोटिंग होगी, जिसमें फिर से 15 में से 9 सदस्यों को रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट करना होगा। तब जाकर के यह रिजोल्यूशन काउंसिल से पास हो पाएगा। इस वोटिंग का रिजल्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से तय होता है और मुझे उम्मीद है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब इस मुद्दे पे बहस होगी तो यह बात भी याद रखा जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था जब उसके ऊपर 9/11 का हमला हुआ था, इजराइल ने क्या किया था जब उसके ऊपर हिजबुल्लाह और हमास ने हमला किया था, और जी हाँ, यूक्रेन ने तो हमला भी नहीं किया था और रूस ने उसके साथ जो किया सिर्फ इसलिए क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य होने का सपना देख रहा था जो रूस के लिए खतरा था। भारत का कद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़ा है और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को वोटिंग में हराना इतना आसान नहीं है। इस यात्रा के अंतिम चरण में आइए देखते हैं
कि भारतीय पक्ष की वो दलील जो पूरे विश्वास के साथ विश्व पटल पे भारत के पक्ष को सामने रखेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा ज्यादा गहराई में समझने की आवश्यकता है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के पक्ष में भारत के कानूनी आर्गुमेंट के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। पहला आधार है कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी समाप्त करने का अधिकार वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज 1969 देता है, जबकि भारत का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अति महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसीलिए भारत का इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना जायज है। तो चलिए हम भारत के दोनों लीगल आर्गुमेंट्स को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर दो राष्ट्रों के मध्य कोई ट्रीटी होती है तो वह वियना कन्वेंशन के कई प्रावधान ये कहते हैं कि दोनों ही राष्ट्रों को ट्रीटी के प्रावधानों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। मगर वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 62 एक विशेष परिस्थिति की बात करता है। यह कहता है कि ट्रीटी पर साइन करने की तारीख के बाद से लेकर वर्तमान स्थिति तक यदि कोई फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस होता है जिसकी वजह से उस राष्ट्र के ट्रीटी में शामिल होने का आधार ही समाप्त हो जाता है, तो फिर ट्रीटी को सस्पेंड या टर्मिनेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि गंगा नदी के जल बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 से पहले यानी बांग्लादेश बनने के पहले यदि कोई समझौता हुआ होता तो भारत उस पानी के समझौते को यह कहकर निरस्त कर सकता था कि अब यह इलाका पाकिस्तान नहीं रहा, नया देश बन चुका है। तो हम इस विषय पर अब फ्रेश ट्रीटी बनाएंगे। तो इसे कहते हैं फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस। तो आइए अब ये देखते हैं कि 1960 से लेकर 2025 तक भारत की स्थिति में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस में क्या बदलाव हुए, क्योंकि ये बदलाव बताना वियना कन्वेंशन के हिसाब से जरूरी है अगर हम भारत के कदम को जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जल बंटवारे में भारत को सिर्फ 20% जबकि पाकिस्तान को 80% जल मिला था। यह बंटवारा 50-50% भी हो सकता था, लेकिन ऐसा ना होकर हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की नहीं बल्कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो किया। उदाहरण के लिए ऐसे समझें कि मानो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे छात्रों को एक ही क्वेश्चन पेपर और एक समान टाइम दिया जाता है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जबकि किसी दृष्टि बाधित छात्र को वही प्रश्न पत्र ब्रेल लिपि में दिया जाता है और उसे थोड़ा अधिक टाइम भी दिया जाता है, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्वालिटी सबको एक जैसा अवसर देता है, जबकि इक्विटी जरूरत के समय विशेष सहायता देकर अवसर को समान बनाता है। जब बात दो देशों के बीच नदी के जल बंटवारे की होती है तो अपर हैंड हमेशा अपर राइपेरियन स्टेट यानी कि जो देश ऊपर होता है, या समझ ले कि नदी का प्रवाह जहां से शुरू होता है उस देश का होता है। इंडस वाटर ट्रीटी के संबंध में ये अपर हैंड भारत के पास है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में यही अपर हैंड चाइना के पास है। भारत पाकिस्तान की सिंचाई संबंधी जरूरतों में छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन 2025 के भारत की जरूरतें 1960 के भारत की जरूरतों से काफी अलग हैं। भारत की बेतहाशा बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकता, बदलती जलवायु और बढ़ती जनसंख्या एक फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस को जन्म दे रही है। और ये हम आज नहीं कह रहे हैं, हमने पहले भी 2023 में, 2024 में और उसके भी पहले इंडस वाटर के प्रावधानों को बदलने के लिए पाकिस्तान से आग्रह किया है, लेकिन पाकिस्तान भारत के हितों को लगातार नकारते हुए इसी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के खिलाफ काम किया है, जिसने इंडस वाटर ट्रीटी की बुनियाद रखी थी और पाकिस्तान को 80% पानी दिलाया था। पाकिस्तान के इसी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेट करने की वजह से और भारत की बदल चुकी जरूरतों के आधार पर भारत को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है। इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के पक्ष में भारत का दूसरा सबसे सशक्त लीगल आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ यूएन चार्टर को वायलेट करना।
अब आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ यूएन चार्टर को आप ऐसा समझें कि ये वही है जैसा भारत के लिए संविधान है, यूनाइटेड नेशंस के लिए यूएन चार्टर है। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ यूएन चार्टर किसी भी देश को किसी भी दूसरे देश के खिलाफ किसी भी प्रकार से यूज ऑफ फोर्स करने से रोकती है, यानी कि हिंसा करने से रोकती है। जो बात सारे विश्व को पता है कि 71 की लड़ाई में हारने के बाद पाकिस्तान को यह बात समझ आ गई कि भारत को वो सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, इसीलिए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर चलाया हुआ है पिछले 30 सालों से, जिसे हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं। इसीलिए भारत में होने वाली आतंकी घटनाएं आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का सीधा वायलेशन है। इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान, बट पास्ट 20 years वी आर अंडर अ कांस्टेंट आर्म्ड अटैक। एक बार जब यह बात साबित हो जाती है कि आपने आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ यूएन चार्टर का वायलेशन किया है, तो भारत के पास इसी यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के अंतर्गत राइट टू सेल्फ डिफेंस का अधिकार प्राप्त होता है, और अपने इसी अधिकार के अंतर्गत भारत इंडस वाटर ट्रीटी को बखूबी सस्पेंड कर सकता है। अब ये बात सुनते ही पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों का एक तर्क आएगा कि आप राइट टू सेल्फ डिफेंस के नाम पे 26 लोगों का बदला लेने के लिए क्या आप करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी जो सिंधु नदी के पानी पर टिकी हुई है उसे बर्बाद कर देंगे? तो इसके जवाब में भारत आपसे ये कहना चाहेगा कि हमने तो सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, टर्मिनेट नहीं किया है, और सस्पेंड करने के बाद एक लोटा पानी भी हमने आपका अभी तक नहीं छीना है। अभी तक आपको नुकसान होने का अंदेशा है, नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से पिछले 20 सालों में हजारों भारतीयों को मारा गया है, और भारत के कश्मीर राज्य के इकोनॉमी को गहरा नुकसान पहुंचाया गया है, और वहां के बच्चों को का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया जा चुका है। और रही बात मोरालिटी की, तो पाकिस्तान तो रहने दीजिए, इस मुद्दे पर तो पूरा विश्व हमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 65 और 71 में 2 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, और 1999 में करगिल। लेकिन इन तीनों ही मौकों पर हमने आज तक इंडस वाटर ट्रीटी नहीं तोड़ी, और आज तक इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया भर में अपने सफलतम वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के तौर पे जाना जाता रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब हम इज्जत देते हैं तो हिसाब नहीं करते, और जब लेते हैं तो लिहाज भी नहीं करेंगे। भारत वो मुल्क है जिसने 71 की जंग में बांग्लादेश से आए लाखों शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी थी, वो भी बिना उनका धर्म पूछे। जब मिडिल ईस्ट एशिया में क्राइसिस हुई, वही 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान वाला मामला, यूरोप के पूरे देश ने मिलकर इतनी संपन्नता होने के बाद भी कुल मिलाकर 1 मिलियन यानी 10 लाख शरणार्थी अपने देश में लिए थे। छाती ठोक के कह सकता हूं कि भारत ने अकेले 71 की जंग में 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी लिए, और इसके अलावा भी हमने तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपने यहां आने की जगह दी है। मुझे नहीं पता अभी युद्ध होगा या नहीं, पर युद्ध के नगाड़े तो दोनों देशों में बज ही रहे हैं। हम आम पाकिस्तानी नागरिकों से हमें शिकायत नहीं है, हम तो बस में बैठकर आपसे शांति का समझौता करने गए थे। लेकिन याद कीजिए आपने पलट कर क्या किया। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, न्यू एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रही है, और आप पिछले 40 साल से टेररिज्म खेल रहे हैं। भारत की मांग मान कर तो देखिए, अपने सरजमीन से आतंकवाद को पूरी तरह मिटा के देखिए एक बार। भारत ढोल नगाड़े के साथ इंडस वाटर ट्रीटी बहाल कर देगा, और इसी के साथ आपके युग का पुनर्जागरण काल प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारा पहला वीडियो है। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आपका सहयोग मिलता रहा तो अगला वीडियो जल्द आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।